नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें बाबर यानी मुगलों का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई और उन्होंने भारत पे शासन किया। उसमें सबसे पहले है बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना का शासक था। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो चंगेज खां के वंशज की थी। स्वयं बाबर वीर तैमूरलंग का पांचवा वंशज था। इस प्रकार बाबर की पराक्रमी विजेताओं का रक्त बहता था। बाबर का पिता उमर शेख एक साधारण योग्यता का शासक था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं असीमित थी। उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण उसकी अपने बड़े भाई समरकंद के शासक अहमद मिर्जा से नहीं बनती थी। उसके साले महमूद खां और अहमद खां भी उसकी महत्वाकांक्षाओं में बाधाएं उत्पन्न करते थे। इस प्रकार उमर शेख सदैव अपने शत्रुओं से घिरा रहा। एक दिन उमर शेख कबूतरों की उड़ान का आनंद ले रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाने के कारण वह छत से नीचे गिर गया और 9 जून 1494 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन 10 जून 1494 ईस्वी को अल्पायु बाबर फरगना की गद्दी पर आसीन हुआ। प्रारंभिक जीवन। बाबर की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु कालांतर में उसने एक कुशल साहित्यकार होने का जो परिचय दिया, उससे ज्ञात होता है कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा निश्चय ही अच्छी हुई होगी। उसे इतिहास, ज्योतिष और इस्लाम की परंपराओं का अच्छा ज्ञान था। सैन्य संचालन के साथ साथ उसे शासन प्रबंध की भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। अतः उसकी मानसिक शक्तियों का ऐसा सुंदर विकास हुआ हुआ था। वे राजनीतिक घटनाओं के महत्व को आसानी से समझ लेता था और मानव चरित्र को सरलता से परख लेता था। राज्यारोहण के तुरंत बाद अपने दो शत्रुओं का सामना करना पड़ा था। उसके चाचा अहमद मिर्जा ने समरकंद की ओर से आक्रमण कर दिया और दूसरी ओर उसके मामा महमूद खान ने भी बाबर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बाबर की सेनाओं के दृढ़ प्रतिरोध के कारण दोनों को अपने अपने राज्य की ओर लौटने को बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार उसे प्रारंभिक कठिनाइयों के निवारण में सफलता प्राप्त हुई। अपने कुशल शासन प्रबंध के कारण वे अपनी प्रजा में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। समरकंद पर आक्रमण। बाबर अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था और वे अपने पूर्वज में तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। संयोगवश जुलाई 1494 ईस्वी में उसके चाचा की निसंतान मृत्यु हो गई। अतः उसके भाई महमूद मिर्जा को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन 6 महीने बाद उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र वैसुंगर मिर्जा को सुल्तान बनाया गया। वैसुंगर मिर्जा से कुछ स्थानीय अमीर असंतुष्ट थे और वे वैसंगुर मिर्जा के छोटे भाई अली मिर्जा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। समरकंद में फैली इस व्यवस्था से प्रोत्साहित होकर बाबर ने 1496 ईस्वी में समरकंद के विरुद्ध अभियान किया तथा अली मिर्जा ने समझौता कर 1497 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। उसने बड़ी कठिनाई से वहां 100 दिन राज्य किया होगा कि वे अस्वस्थ हो गया। बाबर की अस्वस्थता का लाभ उठाकर उसके भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना पर अधिकार कर लिया। स्वस्थ होने पर बाबर फरगना की ओर गया, लेकिन वे फरगना पुनः प्राप्त नहीं कर सका। इस पर बाबर पुनः समरकंद की ओर लौटा, लेकिन समरकंद पर अब अली मिर्जा ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब बाबर कहीं का शासक नहीं रहा। 2 वर्षों तक इधर उधर भटकने तथा अपने राज्यों को लेने के असफल प्रयास के बाद यद्यपि 1498 ईस्वी में उसने पुनः फरगना का अधिकार कर लिया, किंतु 1500 ईस्वी में फरगना पुनः अब उसके हाथ से निकल गया। 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद के शासक शेबानी खां उज्बेक को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1502 ईस्वी में शेबानी खां अपनी पराजय का बदला लेने आया तथा सर्रेपुल नामक स्थान पर बाबर को पराजित किया। समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। इस पराजय के संबंध में बाबर ने लिखा है कि इस समय मेरी बहन खानजादा बेगम शेबाग खान के हाथों में पड़ गई।
लेकिन बाबर ने ये कमजोरी को छिपाने का प्रयास किया, क्योंकि उसके मौसेरे भाई हैदर मिर्जा ने स्पष्ट लिखा है कि बाबर ने अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह सेबानी खां से कर दिया। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। समरकंद पुणे हाथ से निकल जाने के बाद बाबर अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। यहाँ तक कि कई बार उसे अपनी रोटी भी गांव वालों से मांगकर खानी पड़ी। उधर सेबानी खां ने धीरे धीरे समस्त ट्रांसआक्सिनिया पर अधिकार कर लिया था। अतः बाबर के लिए अन्य आश्रय की खोज करना अनिवार्य हो गया। इस समय काबुल में बाबर के चाचा उलुग बेग की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैली हुई थी। अतः 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर बड़ी सरलता से उस पर अधिकार कर लिया। काबुल विजय बाबर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि काबुल से वह समरकंद और हिंदुस्तान दोनों पर आक्रमण कर सकता था और अपने शत्रु उज्बेकों से भी निपट सकता था। काबुल में बाबर को सूचना मिली कि सेबानी खां ने हेरात पर अधिकार कर लिया। अतः अपने चचेरे भाई अब्दुल रज्जाक मिर्जा को काबुल में प्रबंधक नियुक्त कर स्वयं भारत की ओर रवाना हुआ, ताकि यदि काबुल पर सेबानी खां का अधिकार हो जाए तो भारत में वे अपने लिए राज्य स्थापित कर सके। बाबर ने जलालाबाद पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसे सूचना मिली कि सेबानी खां कंधार से वापस लौट गया। अतः बाबर पुणे काबुल की ओर लौट गया। इसी समय सितंबर 1507 ईस्वी में उसे ने पादशाह की उपाधि धारण की। काबुल लौटने पर बाबर को सूचना मिली कि ईरान के शासक शाह इस्माइल ने सेबानी खां को परास्त कर दिया। अतः बाबर पुणे समरकंद पर अधिकार करने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे सूचना मिली कि सेबानी खां मारा गया, लेकिन उसके सेनापतियों ने युद्ध जारी रखा। शाह इस्माइल ने बाबर की सहायता के लिए एक सेना भेजी, जिसकी सहायता से बाबर ने अक्टूबर 1511 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद पर अधिकार कर लिया। किंतु इस बार वे समरकंद का स्वतंत्र शासक न होकर ईरान के शाह का सामंत था। बाबर को शिया धर्म की अनेक बातें स्वीकार करनी पड़ी, जिससे समरकंद की सुन्नी जनता बाबर से नाराज हो गई। 13 नवंबर 1512 को उज्बेक नेता अब्दुल्ला खान ने बाबर पर आक्रमण कर उसे समरकंद से निकाल दिया। अब बाबर तक राज्य प्राप्त करने की कोई आशा न रही। बाबर इतना महत्वाकांक्षी था कि केवल काबुल प्रदेश से वह संतुष्ट नहीं रह सकता था। अतः उसने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस ओर राज्य विस्तार की संभावना अधिक थी। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण। समरकंद पर उज्बेक नेता अब्दुल्ला खां का अधिकार हो जाने के बाद बाबर 1511 ईस्वी तक काबुल में शांतिपूर्वक शासन करता रहा, लेकिन 1513 ईस्वी में वे भारत अभियान की तैयारी भी करता रहा। बाबर ने उज्बेकों से तुलगमा पद्धति, मंगोलों व अफगानों से व्यू रचना, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग और अपने सजातीय तुर्कों से एसुराई सेना का संचालन सीख लिया था। इस प्रकार बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी युद्ध कला को अत्यंत विकसित कर लिया था। भारत पर बाबर के आक्रमण के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम तो स्वयं बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवर्तिका था, इसलिए काबुल जैसे छोटे से प्रदेश से वे संतुष्ट नहीं रह सकता था। दूसरा, बाबर भारत पर अपना पैतृक अधिकार मानता था, क्योंकि तैमूर ने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार किया था तथा उसके प्रतिनिधि खिजर खान ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अतः बाबर अपने पूर्वजों के राज्य को पुनः स्थगित करना चाहता था। तीसरा था, उस समय भारत की तत्कालीन राजनीति भी बाबर के अनुकूल थी। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी वहां का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। उसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को भारत का निमंत्रण दे दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि बाबर को दिल्ली दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी मिल गई। अंत में वह भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इन सभी कारणों से भारत में पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। प्रथम आक्रमण। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। बाबर ने बाजौर पर आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग रक्षकों ने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन वे बंदूकों के सामने नहीं टिक सके। अतः कुछ घंटों 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजौर का किला जीत लिया। बाजौर के निवासियों ने प्रतिरोध किया था, अतः बाबर ने लगभग 3000 लोगों की हत्या करवा दी तथा स्त्रियों व बच्चों को कैद कर लिया। अपने इस कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए बाबर ने लिखा है कि
वे इस्लाम के शत्रु थे। उनमें काफिरों की प्रथाएं प्रचलित थी। बाजोर पर अधिकार करने के बाद फरवरी 1519 ईस्वी में वे झेलम नदी के तट पर स्थित भीरा या भेरा नामक स्थान पर पहुंचा। भीरा के निवासियों ने बिना किसी प्रतिशोध के आत्मसमर्पण कर दिया। अतः बाबर ने अपने सैनिकों को यहाँ लूटमार न करने की आज्ञा दी। भीरा से बाबर मुल्ला मुर्शिद नामक अपने दूत को इब्राहिम लोदी के पास भेजकर उन सभी प्रदेशों की मांग की जो कभी तुर्कों के अधीन में रह चुके थे। लेकिन दौलत खां लोदी ने मुल्ला मुर्शिद को लाहौर में ही रोक लिया और उसे इब्राहिम लोदी के पास जाने की अनुमति नहीं दी। अतः लगभग 5 महीने पश्चात मुल्ला मुर्शिद वापस काबुल लौट गया। कुछ दिन बाद भीरा में रहने के बाद बाबर भी काबुल लौट गया। भीरा हिंदू बेग को सौंपकर शाह मोहम्मद को उसकी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। भीरा से सिंधु तक का प्रदेश मोहम्मद अली जंग को तथा खुशाब लंगर खान को दे दिया। दूसरा आक्रमण। बाबर ने जो ही अपनी पीठ फेरी, स्थानीय अफगानों व हिंदुओं ने मिलकर हिंदू बेग को भीरा से खदेड़ दिया। हिंदू बेग जान बचाकर काबुल पहुंचा। अतः 1519 ईस्वी के अंत में बाबर ने दूसरी बार यूसुफ जई अफगानों के विरुद्ध अभियान किए। लेकिन पेशावर पहुंचने के पहले ही उसे सूचना मिली कि सुल्तान सैयद खान बदकशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर ने उपयुक्त दोनों आक्रमणों का उद्देश्य भारत की राजनीति की जानकारी प्राप्त करना था। तीसरा आक्रमण। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। बाबर बाजोर, बेरा होता हुआ शालकोट तक पहुंचा। भीरा में उसने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने विद्रोह किया था। शालकोट के पास स्थित सैदपुर के पठान शासक और वहां के निवासियों ने बाबर का मुकाबला किया था, किंतु उन्हें कुचल दिया गया। सैदपुर में बाबर के सैनिकों ने भयंकर लूटमार की। इसी समय बाबर की सूचना मिली कि कंधार के शासक शाह अरगुन ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया। अतः बाबर को तुरंत काबुल की ओर लौटना पड़ा। अब बाबर भारत पर कोई सैनिक अभियान करने के पूर्व कंधार को जीतकर काबुल को सुरक्षित करना चाहता था। अतः 1522 ईस्वी में उसने कंधार पर अधिकार कर लिया तथा अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार बना दिया। चौथा आक्रमण। कंधार पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर ने अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करने लगा और अब उसके लिए भारत की ओर अधिक ध्यान देना संभव हो गया। इसी समय सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर से प्रार्थना की कि दिल्ली का तख्त दिलाने हेतु वे उसकी सहायता करें। इधर पंजाब के सूबेदार ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। अतः बाबर ने जनवरी 1524 में चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। लाहौर में सुल्तान की अफगान सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया लेकिन पराजित हुई। 4 दिन बाद बाबर दीपालपुर पहुंचा, जहां दौलत खान ने बाबर से भेंट की। दौलत खां का अनुमान था कि तैमूर की भांति बाबर भी लूटमार करके लौट जाएगा, लेकिन उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि किसी प्रदेश पर एक बार अधिकार करने के बाद उसे छोड़ना बाबर के स्वभाव में नहीं था। अतः बाबर ने के इरादे से दौलत खां बड़ा सुरबुद्ध हुआ। उसने बाबर के साथ विश्वास करना चाहा, लेकिन बाबर ने उसे कैद कर काबुल लौटते हुए मार्ग पर छोड़ दिया। बाबर ने उसकी पैतृक जागीर दिलावर खां को दे दी और पंजाब के जीते हुए प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त कर स्वयं काबुल लौट गया। इस बार बाबर ने उन्हें काबुल लौटने के प्रमुख 3 कारण थे। प्रथम तो बाबर ने जिन अमीरों के नियंत्रण में भारत पर आया था उन अमीरों ने बाबर का विरोध किया था। दूसरा, इब्राहिम लोदी को इतना कमजोर नहीं पाया जितना उसने आशा कर रखे थे। तीसरा, अंतिम कारण, इस समय बल्क में उज़्बेकों का उपद्रव बढ़ा था जिसे उसे वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर के काबुल लौटते ही दौलत खां ने सेना एकत्रित कर सुल्तानपुर पर अधिकार कर लिया तथा दीपालपुर से आलम खां को भगा दिया। आलम खां भागकर काबुल पहुंचा और बाबर के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार बाबर ने उसे दिल्ली का तख्त दिलाने का वादा किया। इसके बदले में आलम खां ने बाबर को लाहौर और उसके पश्चिम के प्रदेश सौंपने का आश्वासन दिया, लेकिन वापस लौटकर आलम खां ने संधि की उपेक्षा करते हुए पंजाब में दौलत खां के पास रहने दिया और दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन दोनों सुल्तान की सेना को पराजित हुए। पांचवा आक्रमण। दौलत खान के विद्रोह की सूचना मिलने पर बाबर ने दिसंबर 1525 ईस्वी में 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। सियालकोट पहुंचने पर बाबर को दौलत खां और आलम खां के बीच हुई संधि दोनों के दिल्ली पर असफल अभियान की सूचना मिली। 15 जनवरी 1526 को बाबर ने मिलवट का किला घेर लिया
दौलत खां किले में था, लेकिन उसका पुत्र गाजी खां भागकर इब्राहिम लोदी के पास चला गया। उसके दूसरे पुत्र दिलावर खां ने आरंभ में ही से ही बाबर का साथ दिया था। दौलत खां ने बाबर का प्रतिरोध करना उचित न समझकर आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर की सफलता से प्रोत्साहित होकर इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए अपने दूत भेजे और अन्य अमीरों से भी अपनी राजनीति के प्रस्ताव भेजे। इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण बाबर अब आगे बढ़ने का निश्चय किया और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पंजाब के को अपने अधीन करने के बाद अब बाबर ने दिल्ली को सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया। इब्राहिम लोदी भी बाबर के इरादे से भली भांति परिचित था, अतः वे भी एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से निकल पड़ा। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को हिसार फिरोजा के सिकदार हमीद खां के विरुद्ध भेजा, जिसमें हमीद खां को परास्त कर हिसार फिरोजा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने हिसार फिरोजा की जागीर हुमायूं को दे दी। हमीद खां की पराजय के बाद इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व हातिम खां व दाऊद खां को सौंपा। बाबर ने भी इसके विरुद्ध चिन तैमूर और मेहंदी ख्वाजा के अधीन एक सेना भेजी। दोनों के बीच हुए युद्ध में मुगल सेना विजयी रही। तत्पश्चात बाबर इब्राहिम से एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान पहुंचा, जहां इब्राहिम लोदी पहले से ही पेड़ाव डाले हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं की संख्या के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। अबुल फजल और फरिश्ता ने बाबर की सेना की संख्या 12,000 और इब्राहिम की 1,00,000 बताई है। रसबुक विलियम ने बाबर की सेना की संख्या 8,000 और इब्राहिम की 1,00,000 बताई है। बाबर स्वयं अपनी सेना के विषय में मौन है, किंतु इब्राहिम के पास 1,00,000 सैनिक बताता है। बाबर अपने साथ 12,000 सैनिक लाया था। फिर पंजाब में उसके अधिकारियों की सेना भी उसे आ मिली। इसके अतिरिक्त इब्राहिम से एतंतुत अमीर भी सैनिकों के साथ बाबर से आ मिले। इस प्रकार बाबर के पास निश्चित रूप से 24-25,000 रही होगी। इब्राहिम की सेना ने 1,00,000 नहीं हो सकती। सभी इतिहासकारों में बाबर के तुलगवा दस्तों ने अफगान सेना को पीछे से घेर लिया था। यदि बाबर के तुलगवा सैनिक अधिक से अधिक 10,000 भी होंगे तो भी 10,000 सैनिकों द्वारा 1,00,000 सैनिकों को घेर लेना संभव नहीं था। अतः इतिहासकार यादगार ने ठीक लिखा है कि बाबर के पास 24-25,000 और इब्राहिम के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना की और 20 अप्रैल 1526 को अपने 4-5 सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने भेजा, किंतु अफगानों की सतर्कता के कारण वह आक्रमण विफल रहा। इब्राहिम ने समझा बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। इसलिए 21 अप्रैल 1526 को सुबह इब्राहिम ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। बाबर की सेना के दाएं व बाएं भाग में तुलगमा दस्ते थे और बाबर स्वयं केंद्र में रहा। बाबर के पास पैदल और घुड़सवार सेना के अलावा तोपखाना भी था। इब्राहिम की सैन्य व्यवस्था का विवरण उपलब्ध नहीं होता। अफगानों ने बड़ी तीव्रता से मुगलों पर आक्रमण किया। बाबर ने केंद्र में कोतल सेना को आगे बढ़ाया और तोपखाने से गोलाबारी का आदेश दिया। तोपखाने से गोला बरसा और दाएं बाएं से तीरों की बौछारों से अफगानों के हौसले पस्त हो गए। मध्याह्न तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में शाम तक बाबर की सेना पूर्णतः विजय हुई और इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। मुगलों के कितने सैनिक मारे गए अथवा हताहत हुए, इसके बारे में समकालीन इतिहासकार मौन है। इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा को क्रम से आगरा, दिल्ली और पर अधिकार करने तथा सुल्तान के खजाने की सुरक्षा के लिए भेजा। दिल्ली और आगरा भी बाबर के अधिकार में आ गया। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। युद्ध का परिणाम। पानीपत का युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। इसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश की समाप्ति तथा मुगलों का अभ्युदय हुआ। लेनपुल ने लिखा है कि अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। इससे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया और उनकी शक्ति का अंत हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगानों के हाथ से निकलकर गई और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार इससे लोदी वंश का भाग्य सूर्य स्थायी रूप से उसी तरह अस्त हो गया जिस प्रकार मैसूर तैमूर के हाथों तुगलक वंश का अंत हुआ। इन्हीं मतों का समर्थन करते हुए डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि लोदियों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगान जाति के हाथों से निकल मुगलों के हाथ में चली गई। मध्य एशिया में बाबर को अपने जीवन और राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था। काबुल पर अधिकार होने से पूर्व तो वह दर दर भटकने वाला राहगीर मात्र था, लेकिन युद्ध के बाद उसके जीवन
और राज्य सुरक्षित हो गया। रस्म विलियमब्रुक ने लिखा है कि बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए और उसे अब प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता न रही। उसे अब राज्य विस्तार की योजनाओं को में अपनी शक्ति लगा दी। काबुल पर अधिकार होने के बाद बाबर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, लेकिन जो ही दिल्ली पर आगरा का स्वामी बना, उसकी आर्थिक स्थिति होने लगी। मध्य एशिया से दर दर भटकने वाला भारत में आया, साम्राज्य का संस्थापक बन गया, जिससे भारत और मध्य एशिया में उसकी दाग जम गई। वस्तुतः इस युद्ध में बाबर ने बाबर पर की विजय योजना का दूसरा चरण पूरा कर लिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में कुछ पीढ़ियों तक योग्य शासकों का एक क्रम प्रारंभ हो गया तथा प्रशासनिक क्षेत्र में नए परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी यह युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत में मुगल सभ्यता और संस्कृति के समन्वय से एक नवीन सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। ईरानी कला और भारतीय कला के संगम से एक नया आयाम प्रदान किया तथा ईरानी साहित्य के प्रभाव से यह नवीन साहित्य का सृजन किया हुआ। लेकिन इस विजय ने बाबर को केवल दिल्ली और आगरा का स्वामी बनाया। हिंदुस्तान की विजय करना अभी शेष था। यहाँ से पराजित अफगान बंगाल बिहार और सिख प्रांत में अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे और राजपूतों से सहयोग प्राप्त करने की योजना बना रहे थे। अतः इस दृष्टि से पानीपत के युद्ध को निर्णायक युद्ध नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इस युद्ध में सैनिक प्रपाटी में एक नवीनता अवश्य उपस्थित हुई थी और ये स्पष्ट कर दिया था कि तोपखाना और सुराई के संचालन का सामंजस्य, जिस प्रकार पैदल और तीरंदाजों के बल को जोड़ने में सामर्थ्य रखा। बाबर की सफलता के कारण बाबर की सफलता और इब्राहिम की विफलता दोनों की व्यवस्था, परिस्थिति और व्यक्तित्व में निहित है। जहाँ तक सैन्य व्यवस्था और संचालन का प्रश्न है, बाबर इसमें अधिक कुशल तथा तुलगमा पद्धति द्वारा बाबर ने शत्रु सेना में भगदड़ मचा दी थी। इस सैन्य व्यवस्था में पैदल, घुड़सवार, तोपची, तीरंदाज और घूमने वाले दस्तों को उसने इस प्रकार जमाया था कि उसकी सैन्य प्रक्रिया और गति में एक दूसरे का सहयोग बना रहे और वे स्वयं भी सभी अंगों का संचालक व निरीक्षण व संचालन कर सके। बाबर ने अपनी सेना के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जो अपनी सेना के लिए सुरक्षित उत्पन्न कर सके, लेकिन शत्रुओं के लिए असुरक्षित उपस्थित कर सके। जिस योग्यता उत्साह से बाबर के सैनिक लड़ रहे थे, अफगान सेना में इनका अभाव था। स्वयं इब्राहिम एक अनुभवहीन सेनानायक था। विभिन्न दलीय अमीरों में एकता बनाए रखना और उन सभी में अनुशासन बनाए रखना इब्राहिम के लिए एक बड़ी समस्या थी। अफगान अमीर इब्राहिम की नीति से असंतुष्ट थे और उन्हें सुल्तान की विजय में कोई रुचि नहीं थी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने सुल्तान के विरुद्ध बाबर की आमंत्रित कर लिया। सुल्तान का चाचा आलम खां लोधी बाबर के साथ था। पंजाब में दौलत खां द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इब्राहिम अमीरों ने अपनी सैनिकों शुभकामनाएं प्रकट करने तथा अधीनता स्वीकार करने हेतु अपने दूत बाबर के पास भेजे। इस प्रकार अफगान अमीरों का नैतिक समर्थन बाबर को प्राप्त था। फिर भी अफगान फौजें अपनी प्राचीन पद्धति नवीन पद्धति का मुकाबला कर रही थी, जिसकी पराजय तो निश्चित थी, लेकिन अफगान अमीरों को आपसी फूट सल्तनत के पतन में सहायक सिद्ध हुई। व्यक्तिगत रूप से इब्राहिम लोधी बहादुर सावधान सेनानायक था। उसने युद्ध की कोई विशेष तैयारी नहीं की थी तथा काबुल व पंजाब में बाबर के तोपखाने की रसद रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि अफगान तोपखाने से परिचित थे, लेकिन उन्हें तोपखाने की अपेक्षित महत्व नहीं दिया, जबकि तोपों के मुकाबले तीरों का कोई उपयोग नहीं रह गए। चूंकि अफगान सैनिक अपने ही क्षेत्र में लड़ रहे थे, अतः उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, जबकि मुगल सैनिक एक नए देश में लड़ रहे थे, जिससे युद्ध के लिए जीवन मरण और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। यही कारण है कि इब्राहिम के पास यद्यपि बाबर से लगभग दोगुने सैनिक थे, किंतु युद्ध में वो हार गया और उसके सैनिक जंगलों की ओर भाग गए। के बाद बाबर की समस्याएं पानीपत की विजय के बाद बाबर की समस्याएं हल नहीं हुई थी। अब वह शत्रुओं से घिरा हुआ था। दिल्ली और आगरा की जनता भी उसके शासन के प्रति सहानुभूति नहीं थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में अफगान अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे, जो पानीपत में पराजित हो चुके थे। वे काल्पनिक इटावा, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों से पर जाकर बाबर के वहाँ शासक बन गए थे। बाबर ने अपने अधिकारियों को भेजकर इटावा, कन्नौज, धौलपुर और ग्वालियर पर संभल पर अधिकार कर लिया। बाबर ने हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थापित करने और यहाँ रहने का निश्चय कर लिया। लूटमार के इरादे से भारत आए थे
अतः बाबर के हिंदुस्तान में रहने के निर्णय की आलोचना करने लगे। अतः बाबर ने एक समय से जोशीला भाषण दिया। फलस्वरूप अमीर ख्वाजा कला को छोड़कर सभी यहाँ रहने से सहमत हो गए। ख्वाजा कला को गजनी का सूबेदार बनाकर काबुल भेज दिया गया। खानवा का युद्ध अफगानों से भी जटिल समस्या मेवाड़ के राणा सांगा की थी। राजस्थान के लगभग सभी शासक उसके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे। उसने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को पराजित कर ख्याति अर्जित कर ली थी। मध्य भारत में ईडर, गुजरात आदि पड़ोसी राज्य को राजनीतिक का वे कर्णधार था। उत्तर पूर्व में आगरे के निकट उसकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। अतः इस शक्तिशाली शासक को दबाना बाबर के लिए नितांत आवश्यक था, क्योंकि अफगान राजपूत मैत्री मुगलों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती थे। बाबर ने राणा सांगा से युद्ध करना ही राजपूत शक्तियों निर्भर करने का एकमात्र उपाय माना, क्योंकि बाबर राणा सांगा को पराजित किए बिना अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। अतः निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए राणा सांगा ने आक्रमण करने का बहाना भी ढूंढ लिया। उसने राणा पर आरोप लगाया कि उसने अपने वायदे के अनुसार इब्राहिम को परास्त करने में सहयोग नहीं दिया, इसलिए उसके विरुद्ध उसे सैनिक लड़ने की तैयारी करनी पड़ी। बाबर ने इस बात की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने राणा सांगा पर विश्वास वे खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि चूंकि राणा सांगा इब्राहिम को पहले ही परास्त कर चुका था, अतः बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। राणा सांगा के सहयोग से बाबर की आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए इब्राहिम को परास्त करने के लिए बाबर ने राणा सांगा की सहायता चाही थी। किंतु डॉक्टर कुमारी वंदना पाराशर ने लिखा कि पहले बाबर ने रायसेन के लहर तोड़ के माध्यम से संधि की, किंतु राणा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे क्रुद्ध होकर बाबर ने राणा पर विश्वासघात लगाकर जिहाद घोषित कर दिया। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को संकित किया और अपने दल बल के साथ आगे बढ़ते हुए बयाना के किले को घेर लिया। कुछ ही समय पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। बयाना से परास्त मुगल सैनिक भागकर बाबर के पास पहुंचे और राणा की शक्ति की प्रशंसा की, जिससे उसका मनोबल गया। यदि इसी समय राणा को आगे बढ़कर मुगलों पर मौका देता तो मुगलों के पैर खुल, लेकिन राणा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बजाय उत्तर पश्चिम की ओर भूसावल गया, ताकि दिल्ली व आगरा को रसद लाइनें काट सके। इससे बाबर को तैयारी का अवसर मिल गया। इसी समय काबुल से आए एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जो पूर्व दिशा से युद्ध करने जाएगा वह पराजित होगा। इससे मुगल सैनिक और अधिक हतोत्साहित हुए, लेकिन बाबर ने इस समय अपने सैनिकों के संकट बड़ा औजस्यपूर्ण भाषण दिया। शराब ने पीने की शपथ ली और राणा के विरुद्ध जिहाद घोषित कर दिया। इससे मुगल सैनिकों ने उन्हें जोश उत्पन्न हो गया और वे लड़ने को तैयार हो गए। तत्पश्चात बाबर अपनी सेना सहित मार्च 1527 में खानवा के मैदान में पहुंचा। उधर राणा भी खानवा के मैदान में आ पहुंचा। बाबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था पानीपत के ढंग पर की और राणा ने परंपरागत राजपूती ढंग से 16 मार्च 1527 को राणा को अपने बाएं दल को मुगलों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि एक बार तो मुगलों के हौसले पस्त हो गए, लेकिन मुगलों की तोपों की मार से राजपूतों में भगदड़ मच गई। इस अवसर पर मुगलों के तोपखाने में घुड़सवारों में तीव्रता दिखाई और शत्रु को तितर बितर कर दिया। दिन के अंतिम पहर में राणा सांगा के सिर में तीर लगने से राणा बेहोश हो गया। अतः मूर्छित अवस्था में उसे युद्ध क्षेत्र से हटवाकर बसवा ले गया गया। तत्पश्चात राजपूतों में ने सादड़ी के झाला अज्जा के ऊपर छत्र आदि डालकर लगाकर राणा के हाथी पर बिठा दिया और ताकि राणा को अनुपस्थित देखकर राजपूत सैनिक भागने लग जाए। लेकिन राजपूत सेना ने यह समाचार फैल गया कि जिससे भगदड़ मच गई और बाबर की निर्णायक विजय हुई। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। राजपूतों की पराजय के कारण खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के कुछ विशिष्ट कारण थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राणा सांगा वीर और शास्त्र, किंतु नए सैन्य संगठन और संचालन की पद्धति का परिज्ञान नहीं था। अतः नवीन प्रणाली के विरुद्ध राणा की परंपरागत रूढ़िवादी सैन्य व्यवस्था निर्बल सिद्ध हुई। बाबर की तुलगमा पद्धति बड़ी कारगर सिद्ध हुई। बाबर ने तोपखाने और रसोई की तारतम्यता इतना निराला था कि उसके सामने हाथियों और पैदलों की कतारें निरर्थक थी। बाबर एक स्थान पर खड़ा होकर अपने सैनिकों पर पेरीदर्शी तथा आक्रमण दस्तों पर आक्रमण करा देता था। इसके अतिरिक्त बाबर के तोपखाने ने राजपूतों के तीरों की गति को कुंठित कर दिया। राणा सांगा ने बयाना विजय के बाद एक भयंकर भूल की थी। वह लंबे मार्ग से विजय का प्रदर्शन करता था और खानवा पहुंचा, जिससे बाबर की सेना को युद्ध की तैयारी मिल गई। वह निकट मार्ग में अपना कर युद्ध स्थल पर पहुंच जाया, जो मुगलों के गिरे हुए मनोबल का लाभ उठाया। उसकी सामरिक भूल भी उसकी पराजय प्रमुख कारण थी।
कुछ यह मानना था कि सलादी तंवर जो सांगा के पक्ष में लड़ रहा था, युद्ध के दौरान बाबर से जा मिला, फलस्वरूप राणा पक्ष निर्बल हो गया और अंत में पराजित हो गया। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि सलादी ने राणा की पराजय के बाद अपना पक्ष बदल लिया और सलादी द्वारा पक्ष बदलना अपने आप में महत्व नहीं रखता। डॉक्टर शर्मा का ये उचित कथन प्रतीत होता है क्योंकि निजामुद्दीन ने लिखा है कि किसी अदृश्य ने मुगलों की सहायता की थी, अदृश्य सेना ने। इससे प्रतीत होता है कि ऐसी घटना अवश्य हुई होगी जिससे राणा की पराजय की परिस्थिति अन्य तत्वों से भी निहित है, लेकिन इस तत्व की भी पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। खानवा युद्ध के परिणाम। इस ये युद्ध पानीपत से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। खानवा की पराजय ने न केवल राजपूत संघ को शक्तिहीन किया, अपितु राजपूत राजाओं को भी मुगलों के समकक्ष शक्तिहीन कर दिया और अगले 200 वर्षों तक राजपूत शासक का संघ नहीं बन सका। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति को इतनी विशाल पैमाने पर संगठित शक्ति नहीं कर सके विशाल पैमाने पर किसी संगठित शक्ति ने चुनौती नहीं दी। कई राजपूत वीरों के धराशायी हो जाने तक मुगलों के राजपूत शक्ति का भय नहीं रहा और उन्हें उत्तरोत्तर विकास का अवसर मिला। जैसा कि डॉक्टर एसा शर्मा लिखा है कि राजपूतों की सर्वोच्चता का भय जो गत 10 वर्षों से मंडरा रहा था, सदैव के लिए समाप्त हो गया। पानीपत की विजय के बाद बाबर की स्थिति कमजोर थी, लेकिन खानवा की विजय के बाद भारत का निष्कंटक शासक बना। अब बाबर के विद्रोही अफगानों को दबाकर आसान हो गया। रसबुर्ग विलियम ने इस युद्ध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह बताया कि इस विजय के बाद बाबर की शक्ति का काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। जहाँ तक उसके राजनीतिक दुष्परिणाम का प्रश्न है, भारत विदेशी आक्रांताओं से निकलते हुए राजपूतों के प्रयत्न सफल न हो सके और अब उन्होंने गुजरात, उत्तरी और मध्य भारत में अपनी राजनीतिक प्रयत्न किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह मानना भूल होगी कि युद्ध में राजपूतों की शक्ति को कुचल दिया गया, बल्कि बाबर ने इस युद्ध से सबक लिखा और उसके बाद फिर राजस्थान पर आक्रमण करने का विचार नहीं किया। जहाँ तक सैनिक परिणाम रहा, राजपूतों की मुगलों की एक नवीन युद्ध प्रणाली देखने का अवसर मिला, किंतु दुर्भाग्यवश राजपूतों ने बदली हुई परिस्थितियों में भी नवीन युद्ध प्रणाली की उपेक्षा की और परंपरागत रूप चिपके रहे। फिर अब देखिए चंदेरी का आक्रमण। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी सामरिक महत्व की जगह थी। उत्तरी मालवा मार्ग चंदेरी के गढ़ में नीचे होने से चंदेरी का व्यापारिक महत्व था। चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था। मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय ने जब सांगा के संरक्षण को संरक्षण देने की प्रार्थना की और स्वयं को राणा के अधीन चंदेरी का जागीरदार मान लिया। मेदिनी राय राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था। बाबर ने चंदेरी पर अधिकार करना चाहा था। चंदेरी पर अधिकार हो जाने से वह गंगा, यमुना, दोआब और राजपुताना की पर दृष्टि रख सकता था तथा उसे मालवा में पर्याप्त सामग्री मिलती थी। खानवा की विजय के बाद बाबर ने अप्रैल 15 में मेवात पर आक्रमण कर अलवर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 15 चंदेरी की तरफ रवाना हुआ। चंदेरी पहुंचकर बाबर ने मेदिनी राय से चंदेरी सौंप देने की मांग की, किंतु मेदिनी राय द्वारा अस्वीकृत भेजने पर 28 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। स्थानीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इसे इस युद्ध को भी जिहाद बनाना पड़ा। राजपूत मुगल सैनिकों से अधिक नहीं टिक सके। राजपूत स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुगलों से युद्ध कर मिर मिटे। राजपूत अपनी स्त्रियों को मौत के घाट उठाकर युद्ध में मर मिटे। चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। मेदिनी राय की 2 कन्याओं को कैद कर, एक कामरान को व दूसरी हुमायूं को नजर कर दी गई। बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा सल्तनत के एक वंशज अहमद शाह को वापस कर दिया। घाघरा का युद्ध। पानीपत में पराजित अफगान सेना अब भी बाबर के लिए सरदर्द बने हुई थी। पानीपत के बाद भी वे बार बार मुगलों से पराजित रहे, लेकिन अफगान समस्या सुलझी नहीं। वे बिहार में एकत्र होकर अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने इन अफगानों का नेतृत्व करा था। अतः 20 फरवरी पर बाबर ने के विरुद्ध प्रस्थान किया। गाजीपुर पहुंचने पर कुछ अफगान अपनी अधीनता प्रकट करने हेतु उसकी सेवा में उपस्थित हो गए और कुछ अफगानों ने अपनी अधीनता। तो बाबर ने बंगाल के नुसरत शाह को भी समझौते हेतु पत्र भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं लिखना। इसके विपरीत नुसरत शाह के दामाद बकद्दुम आलम के नेतृत्व में अफगानों ने गंडक के किनारे पर अपनी सेनाएं भेज दी। 15 में बाबर ने सेना गंगा नदी पार की और 4 मई को मुगल सेना ने घाघरा नदी पार करके प्रयत्न किया। यह बाबर और अफगानों के बीच भयंकर युद्ध रहा। बाबर ने गोलाबारी की सहायता से नदी पार कर ली। 6 मई को अफगानों में भगदड़ मच गई और उन्हें परास्त होना पड़ा। नुसरत शाह ने बाबर की
प्रभुता को स्वीकार करके वे विद्रोह की शरण में न देने का वचन दिया। घाघरा का युद्ध भारत में बाबर के जीवन का चौथा व अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के परिणाम अफगानों की कमर टूट गई थी, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। अफगानों ने दिल्ली की सल्तनत पर प्राप्त करने के लिए का प्रयत्न बंद कर दिए थे। फिर भी इस युद्ध में बाबर सिंधु नदी के से बिहार तथा हिमालय के लिए से लेकर चंदेल तक प्रदेश का स्वामी बन गया। बाबर के अंतिम दिन और मृत्यु। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर को किसी बात की चिंता नहीं रही, लेकिन उसके भाग्य में सुख नहीं था। 1528 ईस्वी से ही उसका स्वास्थ्य गिर गया। अत्यधिक भांग, अफीम तथा मदिरा व असंख्य औषधियों के सेवन से उसके शरीर छलनी हो गया चुका था। हुमायूं के रोगग्रस्त होने पर उसने की थी कि हुमायूं को रोगमुक्त कर दे, उसके बदले उसके स्वयं के प्राण दान स्वीकार कर ले। हुमायूं के ठीक होने पर उसे विश्वास हो गया कि अब उसका अंत निकट है। फिर उसका स्वास्थ्य भी तेजी करने लगा। हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर हुमायूं अपने पिता की सेवा नहीं कर सका। 26 दिसंबर बाबर का देहांत हो गया। हुमायूं उस समय संभल में था, अतः बाबर की मृत्यु को गुप्त रखा गया। हुमायूं को 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को गद्दी नशीनी हुई। बाबर का मूल्यांकन। बाबर मध्य एशिया के अत्यंत शक्तिशाली था। स्वयं बाबर ने कुटुंब हैदर ने तारीख रशीद में लिखा है कि अनेक गुणों और विशेषताओं में वीरता और मानवता के गुण उसमें सर्वोपरि थे। आधुनिक इतिहासकारों में रसूबू बरियम ने वी स्मिथ लेनपुर आदि ने उसके एक व्यक्ति की एवं शासक के रूप में बड़ी प्रशंसा की है। बाबर का व्यक्तिगत जीवन बड़ा आदर्शमय था। यद्यपि अभिजातीय वर्ग में पाए जाने वाले दुर्गुण उसमें विद्यमान थे, फिर भी उच्च कोटि की नैतिकता उसके जीवन में दिखाई देती है। वह स्वयं उच्च कोटि का सेनापति एवं कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपने विरोधियों के विरुद्ध उसकी सफलता का पत्र उसकी कूटनीति का है। एक शासक के रूप में अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं को पूरा ध्यान रखता था, किंतु वह अच्छा शासन प्रबंध नहीं था। उसने अपने साम्राज्य सामंतों को अधिकारियों में बांट दिया, जो अपने अपने प्रदेश में अर्ध स्वतंत्र थे। साम्राज्य की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने की योग्यता उसमें नहीं थी। उदार और खर्चीली नीति के परिणाम हुमायूं को भुगतने पड़े थे। रसबुक विलियम ने ठीक लिखा कि बाबर ने अपने बेटे के लिए ऐसा राजतंत्र छोड़ा था जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही सुसंगठित रह सकता था। शांतिकाल के लिए तो यह निर्बल और निकम्मा था। वस्तुतः बाबर को इतना समय नहीं मिला कि वे दिल्ली सल्तनत के ध्वस्त शासन तंत्र के स्थान को इच्छा प्रणाली स्थापित कर सके। बाबर ललित कलाओं का प्रेमी था और सौंदर्य प्रेमी था। उसने कला व संस्कृति को बड़ा महत्व दिया था। बाबरनामा उसकी कीर्ति का स्तंभ कहा जा सकता है। बाबरनामा उसकी आत्मकथा है जो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबरकालीन इतिहास जानने के लिए बाबरनामा एक प्रमुख स्रोत है। बाबरनामा का महत्व। बाबर द्वारा लिखित उसकी आत्मकथा तुजो के बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से पुकारते हैं, विश्व के ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ द्वारा न केवल हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री प्राप्त होती है, बल्कि बाबर के व्यक्तित्व की भी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में बाबर ने अपने परिवार, अपने विरोधियों को अद्भुत चित्रण किया। वह एक अच्छा मित्र था। उसने अपने आत्मकथा में लिखा है कि अपने एक घनिष्ठ मित्र की मृत्यु होने पर उसे 10 दिन तक आंसू बहाए। यद्यपि वह कट्टर मुसलमान था, तथापि मदिरापान भी करता था। उसने अपनी आत्मकथा में मदिरापान एवं साहित्यिक गोष्ठियों का वर्णन किया है, किंतु उसकी आत्मकथा से उसके चरित्र का दूसरा पहलू भी साफ दिखाई देता है। बाबर अपने शत्रुओं के प्रति बड़ा निर्दयी था। उनकी खाल खिंचवाता, आंखें फुड़वाता और उनके कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाता। बाबर ने इन निर्दयी कर्तव्यों का वर्णन भी किया और बड़े गर्व से करता था। युद्धों के वर्णन से उसकी उच्च कोटि साहित्य क्षमता का पता चलता है। पानीपत खानवा का युद्ध वर्णन अत्यंत प्रभावशाली एवं रोमांचकारी था। बाबरनामा से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। बाबरनामा से यहाँ की जलवायु, ऋतुओं, फूलों, फलों, जानवरों, निवासियों, नगरों, गांवों, वेशभूषाओं आदि की जानकारी मिलती है। काबुल और समरकंद की तुलना में वे भारत को तुच्छ समझता है, क्योंकि यहाँ आकर्षक वस्तुओं की कमी थी। लेकिन भारतवर्ष का मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी बाबरनामा में अनेक न्यूनताएं पाई जाती है। नागरिक शासन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन इस ग्रंथ में नहीं है, जबकि अब्बास खां को तारीख से ईसाई में इसका उल्लेख मिलता है। युद्ध के वर्णन में भी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। पानीपत के युद्ध में उसने अपनी सेना की संख्या कम तथा इब्राहिम को अतिरंजित बताई है। पानीपत के युद्ध में उसने अपनी सेना की संख्या कम बताई है। इस युद्ध में अफगान सरदारों की गद्दारी के कारण इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, किंतु बाबर ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को सर्वथा
अवहेलना की है। इस प्रकार खानवा के युद्ध के समय सलहदी तवर द्वारा किया गया विश्वासघात भी बाबर की विजय में सहायक हुआ। लेकिन बाबर इस संबंध में भी मौन है। इस ग्रंथ में अनेक अंतराल भी है, जैसे इसमें 1520 से 1525 ईस्वी तक का और सितंबर 1528 ईस्वी के बाद की किसी घटना का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।